फाइन स्टूडेंट, एथिक्स। क्लास नंबर 17, क्लास नंबर हम लोग 17 देख रहे हैं। इससे पहले ये बताओ क्या क्या चर्चा हुआ है, यूनिट बताओ। फर्स्ट यूनिट क्या है? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, करेक्ट। सेकंड बताओ एटीट्यूड, वेरी गुड। थर्ड बताओ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, दैट इज योर थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट बताओ, फिर से बोलो। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड नाउ वी विल एक्सप्लोर द फिफ्थ यूनिट, दैट इज contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world। यही है। एक्चुअली ये जो सेगमेंट है इसका काफी हद तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, समझ गए ना। पिछले क्लास में देखोगे यदि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में, तो उसमें बताओ एक जो पर्टिकुलर एक सब हेडलाइंस होगा, पढ़ो जरा उसको। यस, वेरी गुड। ह्यूमन वैल्यूज लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, है ना, लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एक्चुअली तो हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लोर किए हैं इस चीज़ को, करेक्ट। और वहाँ का भी बहुत सारी चीज़ को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे शब्द देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स और इंडिया एंड वर्ल्ड। ये चार वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो पहले देखेंगे हम लोग वर्ल्ड का, और उसके बाद देखेंगे फिर भारत का, इंडिया का भी। वर्बली डिक्टेट करेंगे, बच्चे लोग हल्का हल्का पॉइंट लिख लेना, छोटे छोटे, जैसे कि पिछले बार भी कवर किए थे इसी तरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तुम लोग जानते हो। और यहाँ पे जो बहुत नया चीज़ होगा उसके बारे में मैं हल्का हल्का पॉइंट लिख दूंगा, समझ गया ना। जैसे मैं गांधी जी के बारे में बोलूँ तो गांधी जी का तुम अध्ययन करके बैठे हुए हो। यदि मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोलूँगा तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी तुम लोग जानते हो। यदि मैं प्लेटो का बात करूँ, मैं अरिस्टोटल की बात करूँ, तो वो मैं कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो रिपीटेशन नहीं करना है मुझे। हाँ, और यदि देखोगे तो मेरा क्लास नंबर 3 लिख लो रेफरेंस, क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में मैंने बताया है, हाँ, सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, प्लेटो के बारे में और अरस्तु के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अरिस्टोटल के बारे में मैंने बताया है। देखो तो क्लास नंबर 3 में देखो, तो वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हो, जाके फिर से अध्ययन कर सकते हो। और जो भी बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो तो तुम लोग भी क्लास नंबर 3 को रेफर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में बताया है। हाँ, मैं जरूर इस क्लास में रिवाइज जरूर करवा दूंगा, समझ गया ना। विद दिस वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास। सिलेबस लिख लो अच्छे से, और रेफरेंस जरूर लिख लेना, क्लास नंबर 3 का रेफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो मोरल थिंकर्स एंड योर फिलोसोफर, तो लिखो मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम द वर्ल्ड। पहले वर्ल्ड का देखते हैं, तो अनडाउटली सबसे फर्स्ट जो नाम आएगा वो सुकरात का आएगा, सुकरात, प्लेटो।
अरिस्टोटल, इसको हम लोग हिंदू में अरस्तु भी कहते हैं। सोक्रेटिस को हम लोग क्या बोलते हैं? सुकरात भी कहते हैं। हाँ, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे। तो देखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे थॉमस का भी, ठीक है। हाँ, थॉमस हैबिस का भी देखेंगे, बिल्कुल थॉमस हैबिस का देखेंगे। उसके बाद हम लोग हेगल का भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूटिलियरियन, हाँ यूटिलियरियन फिलॉसफी में जो काम किए हैं। याद करो, तुम लोग क्लास में ये भी बताए, J.S. मिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। जे बेंथम के बारे में नहीं बताए हैं, बात एक ही है। इमानुएल कांत के बारे में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया है स्टूडेंट तुम लोग को अच्छे से। इमानुएल कांत वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में भी मुझे बताना है। फिर पैरेटो के बारे में भी बताना है मुझे। चलो पैरेटो से पहले वो देख लेते हैं, गोल्डमैन देख लेते हैं। हाँ, गोल्ड स्टोन, हाँ देखो जरा गोल्ड स्टोन होगा, चाहे चेक करो जरा रेफरेंस, पहले जो बताए थे तुम लोग को प्रीवियस ईयर, देखो नोट्स होगा उसमें, डिजिटल नोट्स होगा। गोल्ड स्टोन ऐसे ही कुछ नाम था उनका, ठीक है। मैं नाम बोल रहा हूँ अभी फिलहाल, नहीं है रेफरेंस तुम्हारे पास? एंड ग्लैड, हाँ ग्लैड स्टोन, ठीक ठीक, सॉरी ग्लैड स्टोन, ग्लैड स्टोन, ठीक है। यूके के ये बहुत बड़े थिंकर भी रहे हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ग्लैड स्टोन, समझ गए ना। हाँ, ये हो गए, हेगल हो गए, पैरेटो हो गए, जॉन राउल्स हो गए, और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भले ही इंडिया के हैं, मगर वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है इनका, अमर्त्य सेन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मॉडल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। इतना मैं नाम लिखा दिया हूँ, समझ गए ना। ये हो गया। जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत का ही पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले ये देख लेते हैं, उसका फिर इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हल्का हल्का पॉइंट लिखते चलोगे। सुकरात, सुकरात तक जानते ही हो, कितना कुछ मैंने पहले भी कवर किया है सुकरात के बारे में। सुकरात ट्रू सेंस में फिलोसोफर रहे हैं, ठीक है। ये कह सकते हो कि सुकरात का मानना यही था कि नॉलेज इज द अल्टीमेट वर्च्यू। जो नॉलेजेबल इंसान होगा वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, सही बात है ना। और ये कहते थे, तर्क देते थे कि किसी का स्किल देखना है, किसी का समझ देखना है, तो उसे क्वेश्चन से देखा जा सकता है। ये बहुत ही लॉजिकल होने को कहते थे अपने स्टूडेंट को। तो ये भी तो कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, है कि नहीं, बताओ तो। ये बहुत बड़े अरे ध्यान कहाँ है तुम लोग का, इधर उधर ध्यान मत रखना, जो बोल रहे हैं लिखते जाओ पॉइंट को ठीक से। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, सुकरात का लॉजिकल थिंकिंग, डिबेट एंड डिस्कशन तब तक हो जब तक निष्कर्ष सही ना निकल जाए। ये हम सीख सकते हैं, ऐसे उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सत्य के लिए सूली पे भी चढ़ जाना, ये भी सीख सकते हैं हम लोग। ऐसे भी सुकरात के पास तो ऑप्शन था ही कि वो एथेंस छोड़ के जा सकते थे, भाग सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके शिष्य ने कहा, प्लेटो ने भी कहा कि सर सब खरीद लिए हैं, शासन को खरीद लिया हमने, हम आपको बचा सकते हैं। कहा कि नो, हम बचना नहीं चाहेंगे, नहीं तो सब लोग को लगेगा कि फिलॉसफी खाली बोलने वाला चीज़ है। यदि हम अपने नॉलेज के लिए, यदि हमको अपना जान भी सूली पे देना पड़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और यही हम करना चाहेंगे। देखो बाद में क्या हुआ, वो मरे, वो मरने के बाद भी सुकरात अभी भी जिंदा है। ये कंट्रीब्यूशन है सुकरात का। उसके बाद आया उनके सबसे प्रिय शिष्य प्लेटो। अब प्लेटो याद करो, अब प्लेटो के बारे में काफ़ी कुछ बताए थे क्लास नंबर 3 में। वर्चू एथिक्स पे बहुत काम किए थे प्लेटो, याद है ना तुम लोग को, वर्चू एथिक्स। उन्होंने वहाँ पे 4 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में बताया था। 4 कार्डिनल पॉइंट्स मतलब फंडामेंटल पॉइंट्स, 4 कार्डिनल पॉइंट्स।
अब 4 कार्डिनल पॉइंट्स में क्या क्या था स्टूडेंट? 4 कार्डिनल पॉइंट्स में करेज, विजडम, टेम्परेंस एंड जस्टिस। याद आया तुम लोग को? हाँ, करेज, विजडम, टेम्परेंस एंड जस्टिस। करेज का मतलब ये नहीं है कि हम कर लेंगे, जीत जाएंगे। करेज तुम्हारा मेंटली भी जुड़ा हुआ चीज है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि एक बस्ती में यदि महिला रह रही है और बस्ती में बूढ़े लोग सभी रह रहे हैं, बट महिला अपने डिग्निफाइड लाइफ को जी रही है, तो ये भी एक करेज का ही निशानी होगा। सही बात है ना? करेज का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दे। करेज का मतलब होता है दिमाग से काम करने वाला चीज, जो नहीं कि हर समय उसको फिजिकली जोड़ा जाए। विजडम, विजडम क्या है? आपका विवेक। और विजडम जो चीज है वो चेतना से जुड़ा हुआ चीज है, कॉन्शियसनेस से। और जो चीज आपके आत्मा से जुड़ा हुआ चीज हो, जो चीज आपके चेतना से जुड़ा हुआ चीज हो, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। दैट इज अ विजडम। समझ गए ना? थर्ड वन टेम्परेंस। टेम्परेंस बताए थे ना कैसे बैलेंस करें एक्सट्रीमिटी को। लाला वाला एग्जाम्पल दिए थे, याद है तुम लोग को? हाँ, तो 100 साल का स्वर्ग हुआ है, 200 साल का नर्क हुआ है। तो फिर तो लाला क्या बोलते हैं? बैलेंस कर दीजिए। तो एक्सट्रीमिटी उसको बैलेंस करना ही टेम्परेंस। एंड फोर्थ वन इज जस्टिस। जस्टिस इज लाइक ब्लड। यदि जस्टिस नहीं रहेगा तो ये कोई काम का नहीं है। तो जस्टिस सबको बैलेंस करता है। यही 4 कार्डिनल पॉइंट्स था। और प्लेटो ये कहते थे कि तुम कोई भी वैल्यूज को लेके आओ, कोई भी वर्चू को लेके आओ, वो सब इसी में सीमित हो जाएगा। ये सब फंडामेंटल वैल्यूज है, फंडामेंटल वर्चूज है। और वैल्यूज और वर्चूज में क्या अंतर है वो भी जानते हो। वैल्यूज थ्योरेटिकल पार्ट है और वर्चू क्या है? उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, कह सकते हो। समझ गए ना स्टूडेंट? ये प्लेटो का था। अब प्लेटो ने और भी बहुत सारा बात किया है, जो क्लास नंबर 3 में जाके और समझ सकते हो और डीप में देख सकते हो। अब बात करते हैं अरिस्टोटल। देखो, अरिस्टोटल तो बहुत बड़े विद्वान थे, है ना? इन्होंने क्या, इनको क्या समझ नहीं था, कितना ज्ञान था, कितना नॉलेज था, हर विषय पे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। सही बात है ना? अच्छा बताओ तो तीनों में कौन गुरु थे इनके? हाँ, अलेक्जेंडर के। अरे बिल्कुल, अरिस्टोटल गुरु थे अलेक्जेंडर के। मैं जानते हो कि उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया क्लास नंबर 3 या क्लास नंबर 3 में ही होगा, इसलिए मैं रेफरेंस बार बार दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपी में लिख चुके हो। जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखोगे तो जरूर क्लास नंबर 3 को देख लेना, और ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोग को। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के बारे में क्या, देखो मैंने जो कवर किया था अरिस्टोटल के बारे में, मैंने एजुकेशन पे बोला था कि अरिस्टोटल का मानना ये था कि एजुकेशन जो होना चाहिए स्टेट लेड एजुकेशन होना चाहिए। यानी कि खुद राज्य ही क्या करे, एजुकेशन को फैलाए, नागरिक को ज्ञान दे। समझ गए ना? नागरिक को ज्ञान देने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होना चाहिए? राज्य के ऊपर होना चाहिए। यदि मान लो कि यदि प्राइवेट एंटिटी एजुकेशन को फैलाएगा तो करप्शन होने का चांस है और उसका सिलेबस भी डिफरेंट हो जाएगा। यदि स्टेट यदि एजुकेशन को प्रमोट करे तो सिलेबस यूनिफॉर्म रहेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी नागरिक के लिए। समझे ना? ये तो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब इस क्लास में थोड़ा डिफरेंट समझते हैं अरिस्टोटल के बारे में। अब पहले सिंपल समझो, अरिस्टोटल का मानना यह है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जीवन का, वो होना चाहिए हैप्पीनेस, खुशी। समझे ना? खुशी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जीवन का? खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। हैप्पीनेस आएगा कैसे? हैप्पीनेस आएगा परफेक्शन से आएगा। यानी कि हैप्पीनेस यदि आपको प्राप्त करना है, इसके लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। और ये जो परफेक्ट बनने का बात है, ये परफेक्शन बनने का बात है, ये कैसे बनोगे फिर? तो ये तुम्हारा 2 वैल्यू से आएगा, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज से प्लस मोरल वैल्यूज से, या फिर मैं दूसरे टर्म में कहूँ तो इंटेलेक्चुअल वर्चूज से प्लस मोरल वर्चूज से आएगा। लिखते रहो बैठ के, समझे ना? आई रिपीट, क्या मानते थे? अरिस्टोटल का कहना यह था कि जीवन में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? हैप्पीनेस। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए। हैप्पीनेस कैसे होगा तुम्हारा? हाँ, परफेक्शन से होगा। और परफेक्शन के लिए यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज प्लस मोरल वैल्यूज। और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज कैसे प्रमोट करोगे? इंटेलेक्चुअल वैल्यूज कैसे आपके अंदर आएगा? तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएगा विजडम से।
इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएगा आपका नॉलेज से, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज से, खाली थ्योरी से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज से आएगा। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएगा राइट आर्गुमेंट से, राइट आर्गुमेंट से आएगा। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएगा आपके इंट्यूशन से, यानी कि जो बोलते हैं जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कि देख के ही पता चल जाएगा। बहुत बार होता है ना स्टूडेंट कि देख के ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इंट्यूशन, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जैसे कई बार हो जाता है हम लोग बाइक चला रहे हैं तो जो देखना, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो बाइक चला रहा है और स्लो कर देगा, क्योंकि उसके मन में इंट्यूशन आए कि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। एक होता है इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस काम करना शुरू हो जाता है आपका। तो इंट्यूशन से भी आपका इंटेलेक्चुअल वैल्यूज बढ़ता है, समझ गए ना? हाँ, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूटिव, इंट्यूशन कह सकते हो या फिर इंस्टीट्यूटिव इंसाइट्स कह सकते हो। ये सब चीज़ से तुम्हारा इंटेलेक्चुअल वैल्यूज आएगा। हाँ, मोरल वैल्यूज कैसे आएगा? मोरल वैल्यूज आएगा जो चीज़ सही है उसको सही बोलने से, बोलते हैं ना मोरली करेक्ट। जिससे ऑनेस्टी सही है तो ये चीज़ समझना, हाँ, दूसरे को हेल्प करना सही है, मोरली करेक्ट है, तो ये चीज़ को समझना, उसी से आपका मोरल वैल्यूज आएगा। जब ये दोनों का परफेक्ट बैलेंस होगा तो आप परफेक्ट हो जाओगे। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो हैप्पीनेस हो जाएगा। समझ गए ना? ये भी अरिस्टोटल का ही देन है स्टूडेंट। अब इस बात को समझना होगा हमें। ये कहते थे कि दोनों एक्सट्रीमिटी को ना हमें अवॉइड करना चाहिए, जस्ट लाइक मिडल पाथ। बुद्ध का जो मिडल पाथ है ना, बिल्कुल ऐसा ही चर्चा करते ही है। ये कहते हैं स्टूडेंट कि एक्सट्रीम पाथ में बिल्कुल नहीं जाना है आपको, ना बहुत ज़्यादा इमोशनलेस होना है और ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है, बीच का होना चाहिए, बैलेंस होना है। किसी से ब्लाइंड लव नहीं करना चाहिए। यदि आप लव भी करो, किसी से प्रेम भी करो, तो लॉजिकली रैशनल होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है? आंख बंद करके लव करना बैठ गया, या फिर लव कर रहे हो तो इमोशन ही नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस रहेगा तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी परफेक्शन की तरफ मूव कर पाओगे। समझ में आ गया ना? ये सब अरिस्टोटल का देन है दुनिया को। अब बात करते हैं थॉमस हैफिस का। देखो, थॉमस हैफिस यूके के बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं, पीपी पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं यूके के। इनका मानना यह है कि स्टेट जो है ना, स्टेट को छूट मिल जाए तो स्टेट क्या करता है, अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से ना लोगों का जो राइट्स, आदमी का जो राइट्स, सिटीजन का राइट्स है, उसको कम करना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी का जो टर्मिनोलॉजी का है, अभी जो चल रहा है भारत में, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, बताए थे स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। इसलिए जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जुडिशरी इस चीज़ को रोक के, क्यों? क्योंकि संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है। तो यूके का जो बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं जिनका नाम थॉमस हैफिस है, इनका मानना ये कि राज्य क्या करता है, सिटीजन के ऊपर शिकंजा लगाता है। इसलिए जो सिटीजन का जो राइट्स है, समझे, वो उतना एंजॉय नहीं कर पाता है जितना उसको वो डिजर्व करता है। इसलिए ये जो पॉलिटिकल फिलोसोफर ये कहते हैं कि इंडिविजुअल हैप्पीनेस तक मैं सीमित नहीं हूँ, मुझे इंडिविजुअल हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे सोसाइटी के हैप्पीनेस से मतलब है। हैप्पीनेस शुड बी बियॉन्ड द इंडिविजुअल। हैप्पीनेस क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल से बियॉन्ड होना चाहिए, सब सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए होने चाहिए। बात समझे? ये कहते हैं कि जो लॉ होना चाहिए स्टूडेंट, जो लॉ होना चाहिए वो मोरालिटी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि मोरल वैल्यूज पे होना चाहिए। जैसे मगर नॉर्मल सिचुएशन में कैसा लॉ बनना चाहिए, कानून कैसा बनना चाहिए, जो मोरल वैल्यूज पे टिका हो। मैं इसका ठीक उल्टा हो रहा है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में क्या होता है कि जो लीगलिटी है वो मोरालिटी है। बात समझो इस बात को, जो लीगलिटी है वो मोरालिटी है। हकीकत में क्या होना चाहिए? जो मोरालिटी है वो लीगलिटी होना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है समझो। अभी के दौर में क्या है? लीगलिटी, जो लीगल है वो मोरल है अभी के कंडीशन में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो मोरल है, जो मोरालिटी है वो एक्चुअली लीगलिटी होना चाहिए। जैसे मान लो कि ब्रिटिश ने शासन किया हमारे देश पे, तरह तरह का लॉ लेके आया। वो ट्राइबल को
बेघर करने का लॉ लेके आया, फॉरेस्ट को काटने का लॉ लेके आया, है ना, लॉट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हम रोलत एक्ट भी जानते हैं, है ना, इस तरह का दुनिया भर का डिफेंस एक्ट बनाया गया कि नहीं बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसमें तो कोई भी, उसमें तुमको लगता है कि मोरालिटी प्रेजेंट था? वहाँ पे कोई मोरालिटी प्रेजेंट नहीं था, जो लीगलिटी था उसी को मोरालिटी मान के चल रहा था। बात समझे ना? इसलिए जो मोरालिटी वाला चीज हो, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ये सब मोरल वैल्यूज है कि नहीं है, इस पे बेसिस, इसके बेसिस पे लॉ बनना चाहिए, ना बल्कि लॉ के हिसाब से मोरल वैल्यू तय होना चाहिए। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ तुम लोग को। जैसे एग्जांपल देखो, गुड सैमरिटन वाला कॉन्सेप्ट। गुड सैमरिटन कॉन्सेप्ट जानते हो ना, कि यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे, तो गोल्डन आवर में, 1 आवर में, है ना, आप जाके अस्पताल में जाके उसको दिखा दो। मैं बाद में क्या होता है, बेचारा बहुत मेहनत किया, वो तो अपना काम भी छोड़ के गया अस्पताल में दिखाने के लिए, और वहाँ पे यदि मान लो पुलिस उस पर ही इंक्वायरी करना शुरू कर दे कि भाई तुम जो लेके आया है तुम ही है मुजरिम, तो क्या ऐसा वैल्यूज प्रमोट होगा? तो मोरल वैल्यू, जो जितने अच्छे से वो काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वो सब धराशायी हो जाएगा उनका। तो क्या होना चाहिए? इसलिए मोरालिटी बेस्ड लॉ आना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने गुड सैमरिटन वाला लॉ लेके आया। तो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। जैसे तुम बात करो UAPA, NIA, तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये जो लीगलिटी है वो मोरालिटी है। और जैसे एग्जाम्पल देखो, लॉ भी 3 तरह के हो सकते हैं, बढ़िया समझना। लॉ भी 3 तरह के हो सकते हैं। एक मोरल वैल्यूज वाला लॉ हो सकता है। लिखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखो कि लॉ 3 टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। लॉ 3 टाइप के हो सकते हैं। लिख पा रहे हो ठीक से ना? लॉ 3 टाइप के हो सकते हैं। एक मोरल लॉज हो सकता है, एक तुम्हारा इमोरल लॉ हो सकता है। हाँ, इमोरल लॉ हो सकता है, इमोरल, और एक हो सकता है एमोरल लॉज। ये 3 टाइप के लॉज है। मोरल लॉज का मतलब क्या है कि जो लॉ है खुद मोरालिटी पे बेस्ड है, मोरल वैल्यूज पे बेस्ड है। जैसे मान लो कि किसी का उत्थान करना है, SC और ST का उत्थान करना है, तो बिल्कुल मोरल वैल्यूज है ये। हमें गरीब तबका को ऊपर उठाना ही चाहिए। जैसे DPSP हुआ, ये प्रिंसिपल पूरा मोरल बेस्ड है, फंडामेंटल राइट्स पूरा मोरल बेस्ड है। तो ऐसे लॉज को क्या कहेंगे? मोरल लॉज कहेंगे। जैसे मान लो कि इमोरल लॉज, इमोरल मतलब कैपिटल पनिशमेंट देना, किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना, और उससे रिलेटेड तुम्हारा लॉज बना हुआ है। जैसे मान लो कि एबॉर्शन करवाना, समझ गए ना? ये क्या हुआ? इमोरल लॉज हुआ। क्योंकि किसी भी फ्यूटस को मारना, हाँ विवाद होगा, डिबेट होगा, वो दूसरा विषय है, मैं किसी भी फ्यूटस को मारना क्या कभी मोरल वैल्यूज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। माँ आपने लॉ बना के ला दिए कि ठीक है महिलाओं का राइट सबसे फर्स्ट, आप फ्यूटस को मारिए, तो इस तरह का जो लॉ होगा इमोरल लॉज हो जाएगा। हाँ, एमोरल लॉज क्या होता है? एमोरल्स का मतलब है कि आप ऐसा लॉ ला रहे हैं ताकि आदमी मोरल वैल्यूज को फॉलो करे। जैसे ट्रैफिक का नियम ला दिए आप। हाँ, ट्रैफिक का नियम ला दिए। ट्रैफिक का नियम क्या है कि यदि तुम फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट होगा तुमको, ताकि आदमी ज्यादा मोरल वैल्यूज की तरफ काम करे। दैट लॉ इज कॉल्ड इमोरल लॉज। बात समझ में आ गया ना? तो लॉ 3 तरह का हो सकता है अकॉर्डिंग टू थॉमस हैबिस। देखो इनका जो कंट्रीब्यूशन देख रहे हो ना, कितना फैक्ट है ना? दुनिया को कितना कुछ दिया है इन्होंने। समझ रहे हो ना बात को? ये कंट्रीब्यूशन है थॉमस हैबिस का। हेगल देखो, देखो हेगल क्या कहते हैं स्टूडेंट। हेगल का मानना ये है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जितने भी पॉलिटिकल, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे ब्यूरोक्रेसी, ये लगातार तुम्हारा पॉलिटिकल मास्टर का गुलाम बनते रहा है, पॉलिटिकल मास्टर का, और इसके वजह से जो सिटीजन का राइट्स है उसमें हनन हो जाता है, सिटीजन का राइट पे दिक्कत होता है। ये हेगल का मानना है। एंड इट इज़ अ ट्रू पिक्चर ना। ये ट्रू पिक्चर है कि नहीं है? पुलिस का एक्सेस होना सिटीजन के ऊपर। क्यों? पुलिस कब एक्सेस करती है? जब पुलिस पूरी तरीके से सरकार के अधीन में काम कर रही होती, तब होता है ऐसा। जैसे मान लो कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट करना क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारा? क्या है कि नहीं? बताओ तो। राइट टू डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है कि नहीं है? हाँ, स्ट्राइक शब्द तुम्हारा वंचित है, स्ट्राइक शब्द तुम्हारा इलीगल है, प्रोटेस्ट तो शब्द तुम्हारा संविधान में ही है। आखिर हम प्रोटेस्ट करके ही तो अपना देश को आज़ाद किए हैं। तो फिर प्रोटेस्ट करके कितना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ है इस कंट्री में, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ तो। ये कहते हैं कि बिल्कुल सिटीजन को अधिकार होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है? जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, सब वो
पॉलिटिकल मास्टर का अधीन बनते गया, जिसकी वजह से सिटीजन पर डायरेक्ट असर कर रहा है। ये भी हेगल का देन है। हेगल इज वेरी वेरी ग्रेट फिलोसोफर, समझ गए। जे.एस. मिल एंड जे. बेंथम, ये दोनों ही जो हैं ये यूटिलियन अप्रोच के फिलोसोफर हैं। यूटिलियरिज्म अप्रोच, याद करो यूटिलियरिज्म मतलब क्या है कि मैक्सिमम गुड होना चाहिए, यही था जी। मैक्सिमम गुड होना चाहिए, मिनिमम हार्म होना चाहिए, और मिनिमम हार्म होना चाहिए, दोनों का यही मानना है। क्या होना चाहिए, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो कोई भी कार्य में आपको ये बात सुनिश्चित करना होगा कि उस कार्य का जो असर है वो मैक्सिमम लोगों पे गुड हो, अच्छा हो। ठीक है, ये जे. बेंथम कहते थे। ठीक है, दोनों ही उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते थे, यूटिलिटी अप्रोच के स्कूल ऑफ थॉट से ही आते थे। हाँ, तो चलो ये तो जे. बेंथम बोले। जे.एस. मिल्स थोड़ा और आगे आके बोले हैं। ये जो बोले हैं ये भी वो बोले हैं। इन्होंने ये कहा केवल इंसान ही क्यों, इन्वायरमेंट भी आना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, पशु के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। तो कोई भी हम काम करें, जैसे हमारा जीडीपी हम ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं, जब हम जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कंट्रीब्यूशन जे.एस. मिल्स का था। हाँ, इन्वायरमेंट यहीं से तुम्हारा जन्म ले लेगा, इन्वायरमेंट एथिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जे.एस. मिल का इन्वायरमेंट एथिक्स पे बहुत बड़ा योगदान है। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? वेरी गुड। हाँ चलो ये मैं बिठा देता हूँ, पॉइंट लिखो, वहाँ पॉइंट लिखो, भूल जाओगे 2 साल बाद 3 साल बाद जब एग्जाम का बारी आएगा सब भूल जाओगे। ये छोटे छोटे पॉइंट लिखो वहाँ पे, और जिस लैंग्वेज में भी पकड़ है उस लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, जो भी लिखना है लिखो, बट लिखते रहो। और जब तुम लोग किताब पढ़ोगे, वो जो रेफरेंस दिए हैं तुम लोग को ना, उसे पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ अतिरिक्त भी सीखोगे, एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखोगे उसमें। अब हम लोग बात करते हैं इमैनुअल कांत का। देखो बहुत ही बड़े थिंकर रहे हैं ये, ठीक है, फिलोसोफर भी कह सकते हो इनको। इमैनुअल कांत ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। ठीक है, गुडनेस का कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस, अच्छा चीज का ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। गुडनेस मतलब क्या, अच्छा चीज करना। ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस वो एक्शन से नहीं आता है और ना ही वो आउटकम से आएगा, ना ही वो एक्शन से आएगा, ना ही वो आउटकम से आएगा। यदि ये आएगा तो इंटेंशन से आएगा। देखो मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूं, इमैनुअल कांत का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए, दैट इज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया गुडनेस का। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट, की जो गुडनेस वाला जो चीज है वो ना ही आपके एक्शन से आएगा, ना ही आपके आउटकम से आएगा। यदि ये आएगा तो इंटेंशन से आएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एक बेस्ट एग्जांपल समझो कि मंदिर है, मंदिर के साइड में बेगर बैठा हुआ है। हाँ, जो भिक्षुक होते हैं, भिखारी होते हैं, वो बैठे हुए हैं कटोरा लेके, या कोई भी साधन हो सकता है। तुम चाहता है कि तुम अच्छा करो उसके लिए, तो तुम क्या किया, उसको पैसा दिया, तुम पैसा दिया, बट तुम्हारा जो पैसा देने का जो एटीट्यूड है वो कोई ठीक नहीं है, तुम्हारा इंटेंशन ठीक नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस आ ही नहीं सकता है। एक्शन तो दिया, पैसा दिया, केवल पैसा देना ही कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस नहीं है, केवल खाना देना ही कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस नहीं है। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम पैसा दिए हो तो तुमको सल्यूट करेगा वो, और या तुम पैसा दे रहे हो, आप बोलो कि ठीक है आपका काम हुआ, चलिए घर में काम करिए, पैसा दिए 10 रुपये, चलो घर में काम करते हैं। दैट्स अ वेरी बैड। ये गुडनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। निस्वार्थ होना चाहिए। इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, भले ही हम पैसा नहीं दिए, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, देखो बेचारा, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो गुडनेस है वो कभी एक्शन से नहीं आएगा और ना ही आउटकम से आएगा। वो आएगा तो क्या चीज से आएगा, इंटेंशन से आएगा। आपका इंटेंट क्या है उस लोग को लेके, उसको लेके, बात समझ गए ना। ये इमैनुअल कांत का दिया हुआ चीज है, एंड इज करेक्ट। यदि तर्क लगाया जाए तो बहुत सही बोला है इन्होंने, है ना। देखते हो कई लोग दान देते हैं, पूरा इंस्टा में डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, है ना, और इंस्टा में पूरा व्यूज मिल रहा है,
अब पता चला कि इंस्टाग्राम में उसका वीडियो वायरल हो गया और उसे कमा रहा है, उसे 10% वो खर्च कर रहा है, 90% तो खुद उड़ा रहा है। आई डोंट थिंक वो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस का मतलब ये है कि चलो हम सर्वाइव भी किए, मगर हमारा जो भाव है बहुत अच्छा भाव है। ठीक है, हम जो भी हमारे व्यूअर्स से जो देख रहे हैं हमें, उसे जो पैसा कमा रहे हैं उसका 90% या 95% दे रहे हैं वहाँ पे। अब 5% 10% रख रहे हैं सर्वाइबिलिटी के लिए, वो भी जरूरी है क्योंकि वही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा होता है कि 10% खर्च किए, 90% रख रहे हैं और खुद को भी दिखा रहे कि हम गरीब का मसीहा हैं। ऐसे होते हैं ना, अभी तुमको मिल जाएंगे, ढेर सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया में इस तरह के इन्फ्लुएंसर लोग सब भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट, समझ गए ना। हाँ, ग्लैडस्टोन देखो, ग्लैडस्टोन देखो, ये यूके के